Welcome back again. I'm Brajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we would be discussing about 50 days study plan for NABARD Grade A 2025. Previously, I made a video on RBI Grade B and there were requests from many of you to create a similar video on NABARD Grade A. And many of you have been asking me about the notification. The notification could be expected this month, means July. Okay. और अर्ली नेक्स्ट मंथ आपको ये जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, तो आपको प्रिपरेशन को जो है फुल पेस में स्टार्ट कर देना है. एंड दिस पर्टिकुलर प्लान हैज बीन शेयर्ड कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स कि आप कैसे रिवीजन को प्लान कर सको, कैसे जो रिमेनिंग डेज बचे हैं उसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए. तो इन दिस वीडियो नॉट ओनली आई वुड बी शेयरिंग यू अ डे वाइज प्लान फॉर नेक्स्ट 50 डेज बट ऑल्सो आई वुड शेयर यू अ चेकलिस्ट. दैट पर्टिकुलर चेकलिस्ट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि क्या क्या चीज आपको करना है आपके एग्जाम के लिए. ओके तो आप उसमें टिक मारते जाओ, जो भी चीज आपकी कंप्लीट हो जा रही है उसको टिक मारते जाओ. दैट वुड गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि बूस्ट अप होगा आपका कॉन्फिडेंस कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस मच पोर्शन ऑलरेडी और बस इतना ही मुझे अब कंप्लीट करना है. सो देन ओनली आई वुड बी रेडी फॉर द एग्जाम. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट फर्दर डिले. Guys, I run 2 to 3 courses for NABARD Grade A also. The first course is mentorship program. This is a complete course एक्सेप्ट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश. इसमें सभी चीज के नोट्स मैगजीन्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है, आंसर राइटिंग के लिए आपको लाइव क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं और आपको टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल कराया जाता है. यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो हर चीज इसमें अवेलेबल है. वीकली डाउट सेशंस वगैरह इसमें कंडक्ट किए जाते हैं. तो यू कैन इनरोल इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. दूसरा मेरा कोर्स है विच इज अ मॉक टेस्ट कोर्स. इन दैट पर्टिकुलर कोर्स आई प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट फॉर फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम. ओके ऑल्सो आपको उसमें करंट अफेयर्स के लिए भी जो आपको टेस्ट वगैरह अवेलेबल होते हैं उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल होता है. तो उसमें जो मॉक टेस्ट कोर्स है और इस वाले कोर्स में डिफरेंस यही है कि ये जो 2499 वाला कोर्स है, मेंटरशिप कोर्स है, इसमें नोट्स भी अवेलेबल होते हैं. मॉक टेस्ट में आपको नोट्स अवेलेबल नहीं होगा, उसमें बस मैगजीन आपको अवेलेबल होगा और टेस्ट अवेलेबल होंगे और लाइव क्लास कंडक्ट किए जाएंगे आपके फेज 2 आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए. राइट. तीसरा मेरा कोर्स है वो मैगजीन है. मैगजीन कोर्स आप ले सकते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स के पीआईबी मैगजीन, मंथन मैगजीन, ये सब मैगजीन्स वगैरह आपको मंथली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है. तो लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप जो है मेरे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो. विच एवर कोर्स यू नीड यू कैन इनरोल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स. ओके ये पूरा का पूरा चीज आपको कवर करना है. दिस इज द सिलेबस दैट्स व्हाट यू नीड टू कवर. एआरडी कवर करना पड़ेगा आपको, इकोनॉमिक्स कवर करना पड़ेगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे NABARD ग्रेड एग्जाम के लिए. तो इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. ये एक्सेल सीट का पार्ट है जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ. तो इसको आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल @Brajesh Mohan सर्च करके टेलीग्राम पे मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उस चैनल से आप एक्सेल सीट डाउनलोड कर लेना. ये जो स्टडी प्लान का एक्सेल सीट है वो वहीं पर अपलोडेड होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो. देखो जैसे कि मैंने बोला कि आई वुड बी शेयरिंग यू चेकलिस्ट ऑल्सो. देखो ये चेकलिस्ट जो ये है क्या, इसमें आपको टोटल 10 चीजें करनी है NABARD की प्रिपरेशन के लिए. आपका NABARD का पूरा आपको टू बी रेडी फॉर द NABARD ग्रेड एग्जाम यू नीड टू कंप्लीट दीज 10 थिंग्स or then only you can say now I am ready for the exam. Whenever it happens I would be able to clear this exam. So all the 10 things you just need to note it down. Okay and whatever you have done या जिसमें आपको लगता है कि yes I have completed this thing, तो उसको आपको मार्क करना है, टिक मार्क कर देना है कि yes you have completed that thing. Okay now for the remaining thing make a timeline for what's pending. जो भी चीजें आपकी लेफ्ट ओवर है, जो भी आपने नहीं किया है, उसके लिए आप जो है एक टाइमलाइन रेडी करो कि विद इन 15 डेज 20 डेज I need to complete that thing. जो भी रिमेनिंग है उसको मैं कंप्लीट कर लूंगा. एंड देन द कंसिस्टेंसी मैटर्स. स्टे कंसिस्टेंट, रिवाइज रेगुलरली एंड डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू बिगिन योर प्रिपरेशन. अब में से काफी जनता यही गलती करती है कि दे कीप वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन एंड दे कीप स्पेकुलेटिंग द नोटिफिकेशन कि कब आएगा कि नहीं आएगा. ये चीज करते रहते हैं और एक बार से नोटिफिकेशन आ जाता है एंड देन दे आर कि अब क्या करें. देन देयर क्वेश्चन टर्न्स टू अब क्या करें, क्या करना चाहिए, 30 दिन में कैसे कर ले, 40 दिन में. नहीं, ये नहीं होता. Okay, I already told you that this particular 50 days plan is a revision plan. Okay, it's not like कि 50 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो. Only people who can complete the syllabus in the 50 days, those who have already completed significant amount of syllabus, like those who have done the quant reasoning English already, those who have been covering current affairs for other exams, those who have
कवर्ड कंप्यूटर अवेयरनेस प्रीवियसली फॉर सम एग्जाम्स, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, जो क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, डीएम एंड कंप्यूटर अवेयरनेस है, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स कहलाता है। दीज 5 सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन मेरिट सब्जेक्ट। इसमें बस आपको सेक्शनल क्लियर करना होता है। द मार्क्स स्कोर्ड इन दीज सेक्शंस आर नॉट एडेड टू डिसाइड द कट ऑफ। ओके, आपका कट ऑफ बनाने के लिए जो है ये नहीं होता है, ओनली सेक्शनल कट ऑफ नीड टू बी क्लियर्ड इन दीज एग्जाम, दीज नॉन मेरिट सेक्शन। तो ये एक एडवांटेज है आपको नवाड ग्रेड एग्जाम में, ये एक एडवांटेज है काफी स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु हैव डिफिकल्टीज इन क्वांट रीजनिंग स्पेशली, उनके लिए एक एडवांटेज होता है यहाँ पर कि दे ओनली नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। ओके, तो वैसे सभी लोग भी इस प्लान को फॉलो करके नवाड के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हो, जिन लोगों का ऑलरेडी क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश या कंप्यूटर अवेयरनेस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑलरेडी कवर्ड है, या करंट अफेयर्स मैगजीन्स वगैरह उसने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ा हुआ है, पीआईबी मैगजीन्स वो ऑलरेडी पढ़ रहा है, आरबीआई वगैरह की उसने पढ़ा हुआ है। ओके, जहां तक रही बात डिसीजन मेकिंग की, कुछ खास है नहीं यहाँ पर, वैसे भी आपको 2 to 3 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स, और ये एथिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं। तो थ्योरी थोड़ा बहुत 50% क्वेश्चन यहाँ थ्योरिटिकल होता है, और 50% आपका जो है वो लॉजिकल होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। तो ऐसे भी आपको बिना कुछ किए भी यहाँ पर 2-3 नंबर लोगों के आ जाते हैं। हालांकि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अब जो है आप नोट्स वगैरह 10 पेज का नोट्स या 15 पेज का नोट्स रहता है इसका डिसीजन मेकिंग का, वो आप जरूर पढ़ के जाओ, ताकि आप अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो भी आप उसको जरूर एड्रेस कर पाओ, और यहाँ पर किसी प्रकार का शंका समाधान नहीं रहे कि मे बी और मे नॉट बी वाला केस नहीं रहे। ओके, तो उसके लिए भी जो है ये चीजें हो सकती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेक ए टाइमलाइन फॉर व्हाट इज पेंडिंग, सो यू नीड टू मार्क व्हाट हैज बीन ऑलरेडी डन। अगर आप ये मार्क लेते हो तो उसके बाद आपको व्हाट्स पेंडिंग उसी को टारगेट करना पड़ेगा रिमेनिंग डेज में। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट 1। पॉइंट 1 इज एआरडी स्टैटिक। अगर आप नबार्ड का देखो तो नबार्ड के नाम में ही एआरडी है, दिस पर्टिकुलर बैंक इज फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। तो डोंट थिंक कि मेरा बिना एआरडी स्टैटिक पढ़े, विदाउट नोइंग द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आई वुड बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। इट्स नॉट पॉसिबल, क्वाइट नॉट पॉसिबल। ओके, मे बी आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, मेंस में आपको लटक जाओगे, मेंस क्लियर कर लोगे तो आपको उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे मेंस में कि आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इसीलिए टू make sure that you are able to clear the final cutoff or you are able to get the job in NABARD, you will have to somewhere have understanding of ARD static topics also. Okay, तो ये एक important चीज है, इसको ध्यान रखना है। And revise at least twice before the exam. Then the second most important, after this thing, the second most important thing is ARD ministry schemes. Okay, there are few ministries which are directly related to our ARD syllabus. Those ministries are Ministry of Agriculture, Rural Development, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Food Processing, Ministry of Animal Husbandry. These are the 5 ministries which are directly related to syllabus. Apart from this, there is one more ministry, Ministry of Environment. That ministry too is directly related to ARD static syllabus, because environment and ecology is also in the ARD static syllabus. ओके, तो ये 5 से 6 मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको, जिसके सारे प्रोग्राम्स आपको अच्छे से डिटेल में कवर करना पड़ेगा। तो थर्ड इज आपको ARD स्टैटिक चैप्टर वाइज एमसीक्यू। बाय रीडिंग ओनली थ्योरी वोंट बी सफिशिएंट। आपको अल्टीमेटली, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप थ्योरी पढ़ लोगे आपको फिर बाद में क्वेश्चंस में भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अच्छे लेवल के एग्जाम वर्दी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इन माय कोर्सेज मैं आपको नॉट ओनली थ्योरी कवर कर रहा हूँ, नॉट ओनली ARD मिनिस्ट्री स्कीम्स कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको 2 तरह से स्टैटिक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो मैं PDF के फॉर्म में जो है हर चैप्टर पर अच्छा खासा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखा है, और दूसरा मैंने इसका ऑनलाइन क्विज भी दिया हुआ है। ओके, तो ये पेड ग्रुप में आपको MCQs भी शेयर किया हुआ है, और दूसरा ऑनलाइन इसका जो आपको क्विज भी अवेलेबल है, वेयर यू कैन टेस्ट योरसेल्फ, कि कितना आपका जो चैप्टर पर पकड़ है। ओके, तो फोर्थ थिंग इज PIB मैगजीन मार्च ऑनवर्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज फॉर ESI एंड ARD करंट अफेयर्स स्कीम, सब के लिए जो है आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पोर्शन तो आप करना ही पड़ेगा आपको। ये इसमें फ्लैगशिप स्कीम्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम सब कुछ इसमें रहता है, एंड यू विल हैव टू डू दिस थिंग आल्सो। तो फिफ्थ थिंग इज ESI स्कीम्स कंपेडियम। ओके, अपार्ट फ्रॉम PIB देयर आर फ्यू मिनिस्ट्रीज लाइक वुमेन, सोशल जस्टिस, ओके, MSME, और भी हैं, जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऐसे कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो ESI सेंट्रिक है, जहां से कि कई बार आपको ESI रिलेटेड क्वेश्चंस, ESI में खास करके प्रीलिम्स ESI में क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। इसके लिए आपको एक अलग से कंपेडियम शेयर किया था, वेयर
the last 6 to 8 months, all the programs, all the major programs which has been launched by the government of India in last 6 to 12 months, उसका पूरा compilation आपको एक जगह होता है. Though all these things have been already covered in the magazine, but जैसा कि मैंने बोला कि मैगजीन चूंकि आप मार्च से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, और ये जो कंपाइलेशन होता है ये आपको दिसंबर या अक्टूबर वगैरह से मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च हुए हैं वो सब जो है एक ही जगह अवेलेबल होता है, एक ही कंपेडियम में अवेलेबल होता है. सो दैट गिव्स यू a review. If you revise that thing, the chances of being all the programs being asked are directly from these notes only. Okay, इससे बाहर फिर कुछ जाता नहीं है. तो जैसे कि एजुकेशन, वुमेन, ट्रैवल, सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंट, एमएसएमई, ये सब के प्रोग्राम्स वहां पर मिनिस्ट्री वाइज आपको पूरा का पूरा कैटेगराइज करके दिया जाता है उस कंपेडियम में. ये कंपेडियम आपको 15 जुलाई तक अवेलेबल होगा सभी कोर्सेज के अंतर्गत. उसके बाद ये सब चीजें आप कर लेते हो. ओके, आफ्टर कवरिंग ऑल दिस टॉप 5 थिंग्स, the sixth thing is ESI static. You don't need to read everything. यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, चूंकि इसका पॉइंट का समझो, मतलब समझो कि होता क्या है कि नवार्ड या आरबीआई जो ये आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सेक्शन, चूंकि यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव है, प्रीलिम्स में भी आपको है और मेंस में भी है. मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव भी है, प्री में ऑब्जेक्टिव है सिर्फ ESI का, और मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों है. राइट, 50-50 मार्क्स के. तो मेंस में क्या है कि ये ESI ARD मिला के एक ही सेक्शन है, प्रीलिम्स में अलग अलग है. तो यहाँ पर एक समझो कि ESI स्टैटिक से वो लोग ऑब्जेक्टिव पूछते ही नहीं है. अगर पूछेंगे भी तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी बर्निंग इशू पर, जैसे कि इन्फ्लेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप देख सकते हो इन्फ्लेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है ESI स्टैटिक इकोनॉमिक्स चैप्टर में. तो इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं, स्टैगफ्लेशन, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ओके, WPI, CPI और भी काफी कुछ उसमें टूल्स वगैरह भी है. तो वो सब पर जो है कई बार आपको क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वगैरह डिफिनेशन पर आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं. इसी तरीके से आपको अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं. तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, बेसिक इकोनॉमिक पर क्वेश्चन होता है, वही आपको हार्डली 2 या 3 नंबर का आपको रहता है प्रीलिम्स में. मेंस में वो भी 1-2 नंबर का दिखता है, कभी कभी दिखता भी नहीं है वो चीज. राइट, तो क्वेश्चंस आते कहाँ से है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, तो मोस्टली PIB मैगजीन से, रिपोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चंस रहते हैं. ओके, और बाद बाकी स्कीम्स वगैरह से ही क्वेश्चंस आपको जनरली रहते हैं. ओके, डाटा फैक्ट्स रहता है, बैंकिंग के न्यूज वगैरह रहते हैं, आरबीआई के आपको सर्कुलर से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं ESI के प्रीलिम्स में. तो ये सब सेगमेंट से क्वेश्चंस आपको बनता है. तो फिर ESI स्टैटिक का यूज कहाँ पर है? डिस्क्रिप्टिव में आपको 1 या 2 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन, एक तो रहता ही रहता है, कई बार 2 भी हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो है वो ESI स्टैटिक से हो जाता है. इसीलिए आपको इसको करने की जरूरत है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि फॉलो अ क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच टू बिल्ड डिस्क्रिप्टिव कंटेंट सेलेक्टिवली जस्ट इनफ टू राइट बैलेंस्ड आंसर. कि आप जो भी चैप्टर्स दिया हुआ है उस पर सेलेक्टिवली आप जो है 50 क्वेश्चन फॉर्म कर लो, और उन 50 क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से उसका फॉर्डर मटेरियल रेडी कर लो, उसका आंसर्स रेडी कर लो, उसको रिवाइज कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट. राइट, ओके. और ये चीज ऑलरेडी, ये जो क्वेश्चंस है, ये जो 50 से 60 क्वेश्चंस है, ये ऑलरेडी मेरे कोर्स में आपको शेयर्ड है. आपको ESI के भी सिमिलरली ARD जो आपका स्टैटिक है उसके लिए भी चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव, नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी, हर चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव पॉसिबल क्वेश्चंस भी आपके डिस्क्रिप्टिव कंपेडियम जो नोट्स आपको शेयर किया जाता है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है. तो दोनों चीज का आपको चैप्टर वाइज कवर किया जा चुका है ऑलरेडी. ओके, एंड देन द सेवंथ इज कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग. इसके लिए नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, डिसीजन मेकिंग का नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा. क्वांट रीजनिंग में पढ़ा नहीं रहा हूं, बस इसके मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. तो ये आपको बाहर से IBPS PO प्रीलिम लेवल का करना है. कई सारे स्टूडेंट इसमें दिक्कत आती है, कई सारे स्टूडेंट को, खास करके जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं, जो एग्री ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको यहाँ पर दिक्कत आती है. ये चीज आपको ध्यान रखना है. और दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है कि यहाँ पर 2 घंटे का टाइम होता है. दे गिव यू 2 आवर इन प्रीलिम्स, and out of those 2 hours you will have to manage that particular time. There are no sectional timing in NABARD grade A. Okay, and you have around 8 subjects. Okay, sorry, हाँ, तीन उधर हो गए, 3 मेरिट के हो गए, 5 नॉन मेरिट हो गए, तो 8 आपको सब्जेक्ट है और 2 घंटे है. तो मैक्सिमम जनता क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत रहता है. कुछ सब्जेक्ट में दे कमिट ओवर टाइम टू मेरिट सेक्शन एंड लेटर ऑन दे डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू नॉन मेरिट सेक्शन. और इस कारण से क्या होता है कि उनका सेक्शनल में दिक्कत रहता है. पेपर डिफिकल्ट है या नॉन मेरिट सेक्शन, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ गुड टाइम मैनेजमेंट मोस्ट पीपल फेल इन द एग्जाम. या लास्ट ईयर क्या हुआ कि
ओवर अटेम्प्टिंग द जनरल अवेयरनेस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है। अगर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए है, तो यहाँ पर आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाएंगे उतने ही करने हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि जनता ने ये सोचा कि अरे यार जनरल अवेयरनेस तो सब मुझे अटेम्प्ट करना है, तो लोगों ने यहाँ पर 8-10 अटेम्प्ट कर दिए, जबकि यहाँ पर मात्र 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे एंड यू वुड हैव बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम। ओके, तो ये चीज भी समझना, एग्जाम में वहां पर ये सारी स्ट्रेटेजी तभी वर्क करेगी जब एग्जाम हॉल में जाकर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे, और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं ढेर सारे, देन ओनली यू गेट यूज टू दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, दैट काइंड ऑफ प्रेशर। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो दैट्स ऑल। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर 3 से 4 महीने का ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और पीआईबी मार्च से आपको पढ़ना है। ओके, जो मेरा करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है उसको आपको बस 3 से 4 महीने ही पढ़ने हैं, और पीआईबी लेकिन मार्च ऑनवर्ड्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो मैंने सारा कुछ लगता है बता दिया। क्वांटिटेटिव इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी बता दिया, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल का आपको जो है प्रैक्टिस करना है। चलो अब चलो डायरेक्टली हम लोग जो है एक्सेल सीट पर चलते हैं। ये एक्सेल सीट आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये चीज ध्यान दो कि आप देख सकते हो इस एक्सेल सीट में 3 भाग किए हुए, समरी, चैप्टर्स एंड 50 डेज रिवीजन प्लान। समरी है, चैप्टर्स है और रिवीजन प्लान है। इस समरी के अंदर आप देख सकते हैं मैंने हर चीज को डिवाइड किया हुआ है कि अलग अलग सेक्शंस के लिए आपको कितने कितने क्या क्या पढ़ने हैं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपको क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि इसका सिलेबस मैंने वहां नहीं दिया हुआ था। आप अगर देखें तो यहाँ चैप्टर्स में आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का थोड़ा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो आप कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग का वगैरह दिया हुआ है। आपको ये चैप्टर से पिछले साल को तो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसलिए ध्यान रखना है कि इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करके जाना है to make sure that you are able to clear the sectional cutoff। आप 3 साल का सेक्शनल कट ऑफ देख लो नबार्ड ग्रेडे में, 21, 22, 23, 24, ये 4 साल सेक्शनल कट ऑफ कितना रहा है, मेरिट सेक्शन का और नॉन मेरिट सेक्शन का, खास करके नॉन मेरिट सेक्शन का। और उस चारों साल को आपको जो है अच्छे से समझ लेना है कि उससे ज्यादा 2 नंबर ज्यादा आपको टारगेट करना है। अगर आप यहाँ पर 20 में से 15 नंबर लाने की कोशिश कर रहे हो कांड में, तो यू आर स्टूपिड। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप 15 नंबर लाने की कोशिश करो इसका मतलब ओवर टाइम आप दे रहे हो। यू नीड टू सेव टाइम टू गिव एडिशनल टाइम टू मेरिट सेक्शन, क्योंकि वहां पर स्कोर करना ज्यादा जरूरी है, वहां स्कोर करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना है कि नॉन मेरिट सेक्शन में हमें ज्यादा टाइम नहीं देने हैं, जितना जरूरत है उतना ही करना है, और उसके बाद जो है हमें ज्यादा ज्यादा टाइम मेरिट सेक्शन में देने हैं। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर हर चीज को बाइफरकेट करके आपको अलग अलग बता रखा है। क्वांट में ये चैप्टर से पूछते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में ये चैप्टर्स रहता है, इंग्लिश में इसका रहता है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। यू कैन डू योर ओन एनालिसिस आल्सो ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, और उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ कहाँ से क्या चीज करना है मुझे। ओके, तो ये सभी पेपर्स में इतने क्वेश्चंस हैं, और ये गुड अटेम्प्ट मैंने लिख रखा है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ अराउंड 12 मार्क्स आता है, 12 to 13 मार्क्स आता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी रिस्पेक्ट में अटेम्प्ट करें। ओके, उसी रेशियो में आप जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एग्जाम में। ओके, और कितना टाइम एलोकेट करना है ये भी मैंने आपको दे रखा है। तो दिस वे यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, और ये चीज को आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना अच्छे से, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ एग्जाम में उसको आप रेप्लीकेट कर पाओगे। ओके, तो डिफिकल्टी लेवल इस तरह से रहती है। ये सारे चैप्टर्स हैं एआरडी के, इकोनॉमिक्स की, क्यूआरडी के, सब आपका पूरा सिलेबस है। करंट अफेयर्स भी आपको करना है, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं लीगेसी रिपोर्ट्स, वो भी आपको करने होते हैं। ओके, तो हर चीज यहाँ पर दिया हुआ मेंशन्ड है, आपका सिलेबस पूरा बाइफरकेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको सिलेबस को बाइफरकेट करके मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सब कुछ के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर। और ये रहा रिवीजन प्लान, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। आप देख सकते हैं डे 1 से लेकर डे 49 तक का आपका प्लान है। ओके, और इसमें टेस्ट वगैरह भी इंक्लूडेड है। अगर आप मेरे कोर्स का पार्ट हो तो ये टेस्ट वगैरह भी आपको अवेलेबल होंगे, इस टेस्ट वगैरह को भी आप दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख लो यहाँ से मैंने यहाँ पर पार्ट्स बनाए हुए हैं एआरडी के लिए, एआरडी एंड ईएसआई स्कीम्स कंपेडियम के लिए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, पीआईबी एंड करंट अफेयर्स के लिए, क्यूआरई के लिए, एंड द लास्ट सेगमेंट इज कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग। मैंने क्यूआरई एंड डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग में आपको यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन नहीं किया है। अपने टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर टाइम डाल सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। तो ये एक्सेल सीट एडिटेबल होगा, ये एक्सेल सीट को आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो है इसमें आप चीजें मॉडिफाई करके अपना प्लान को रेडी कर सकते हो, इसलिए मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। राइट, तो
आप देख लो यहाँ पर चैप्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, किस तरह से मैंने हर वीक का प्लान किया हुआ है। ओके, पूरा यहाँ पर एक अच्छे तरीके से इसको सेटअप किया गया है, आपको कब क्या क्या करना है फर्स्ट वीक में, जैसे कि डे 1 to 5, और हर सैटरडे को मैंने रिवीजन कर लिया, वट एवर यू डी। देखो, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ओके, कि बस पढ़ते जाओगे उससे वो सफिशियंट नहीं होता है। रिवीजन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोमेंट यू स्टार्ट रिवाइजिंग, यू अंडरस्टैंड कि क्या छूट गया था और क्या और करने की जरूरत है। और दूसरा क्या है, प्रैक्टिस। ओके, एक बार है कि हम पढ़ते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, दूसरा उसको रिवीजन करते हैं, और फिर हम जब प्रैक्टिस करते हैं, 3 लेवल होती है प्रिपरेशन की। पहले पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और जब गलती हो जाए उसको समझो कि क्यों गलती हो रही है, कहां पर गलती हो रही है, व्हाट वुड हैव बीन डन। ओके, और उसके अकॉर्डिंग फिर से आप जो है उस चैप्टर को वहां वो कंसेप्ट को देखो जहां गलती हो रही है। सबको देखने की जरूरत नहीं है, जो गलती हो रही है वही देखेंगे, बिकॉज इन एग्जाम्स ऑल्सो यू वुड बी मेकिंग मिस्टेक्स इन दैट क्वेश्चन ओनली, इसीलिए उसको देखना है। इसीलिए आपको ये पूरा प्लान को समझना है। इस तरह से आप टाइम एलोकेट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप पीआईबी मैगजीन को कवर करना है आपको। हर चीज को मैंने यहाँ पर सही तरीके से हर जगह टाइम एलोकेट किया हुआ है। इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आप अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अकॉर्डिंग, अपने से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी एआरडी स्टैटिक को पढ़ रखा होगा, रिवाइज कर रखा होगा, तो उस तरह से आपको उसको हटाकर दूसरा चीज वहां एलोकेट करके उसको आप प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई एम श्योर कि आपको काफी कुछ यहाँ क्लैरिटी मिला होगा कि क्या क्या करना है नबार्ड के लिए, और यही बस करना होता है। अगर आप ये, हाँ, इसके बाद जो आती है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफी सारे लोग सब्जेक्ट मैटर को पढ़ लेते हो लेकिन आंसर राइटिंग नहीं करते हो। आंसर राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि जब आप फेज 2 एग्जाम में जाओगे तो फेज 2 एग्जाम आपको पता है कि आउट ऑफ 200 मार्क्स 150 मार्क्स जो है वो लिखने पर, आपके राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। 150 मार्क्स आपके राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग WS बोलते हैं, राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है। और ये राइटिंग स्किल एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, इट्स नॉट वन डे थिंग। ओके, नो, इट्स नॉट वन डे थिंग। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होती है, आपको सीखना होता है कि कैसे अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है, कैसे उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है, इवन विद ऑर्डिनरी कंटेंट, हाउ टू प्रेजेंट देम इन अ वेल मैनर, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि एग्जामिनर जो है इंप्रेस होकर नंबर दे दे। क्या चीज इंक्लूड करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, सब हेडिंग कौन कौन से डालने हैं, सब हेडिंग लिखने का क्या तरीका है, कीवर्ड मैपिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आप जब समझोगे नहीं, जब सीखोगे नहीं, तब तक जो आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाओगे। और ये जरूरी है कि आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे उतना आप, इसीलिए देखोगे जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूपीएससी जिनका बैकग्राउंड होता है, उनको यहाँ पर आंसर राइटिंग में 40, 42, 43 मार्क्स तक आते हैं आउट ऑफ 50, और जो नॉर्मल बैंकिंग स्टूडेंट होते हैं उनको 30, 35 आते हैं। तो ये 5 to 7 मार्क्स का डिफरेंस वहीं पर क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग भी अच्छे तरीके से करें और सीखें आंसर राइटिंग को। दूसरा है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी काफी सारे लोग जो है उसको प्रीसी राइटिंग को में गलती करते हैं, कई सारे लोग ऐसे वगैरह में स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में गलती करते हैं, एंड देयर एवरेज स्कोर इज अराउंड 55, which is nowhere sufficient to clear the NABARD exam. You will have to somewhere score 60 प्लस। अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो तभी आपका सिलेक्शन होता है। इसीलिए, और ये अचीव करने के लिए आपको आपके जो कंटेंट की क्वालिटी, आपका जो आर्टिकुलेशन स्किल है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रामर एंड स्पेलिंग के मिस्टेक्स हैं उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मिनिमाइज दैट अलॉट। ओके, तभी जाकर वो पॉसिबल है। ओके, और ये तभी होगा जब आप उसको अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करो, और उसको एनालाइज करो। ओके, उसको एनालाइज करके उसको आप जो करेक्शन करने के लिए प्रैक्टिस करो, तभी जाकर वो होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम। अगर आप ये कर रहे हो, आप राइट ट्रैक पर हो, यू आर राइट डायरेक्शन, और ये राइट वे, राइट ऑन, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।